हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 की साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। आज इसका पार्ट 1 है, तो आज हम मेनली कोल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बट कोल के बारे में पढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है that what do we mean by the term resources and like how many types of resources are present। तो रिसोर्सेज का मतलब जो भी यूजेबल चीज है वो रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए बुक यूजफुल चीज है, वो एक रिसोर्स होगी। मेरे लिए स्लाइड जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो यूजफुल चीज है, तो वो मेरे लिए एक रिसोर्स होगी। वाटर एक रिसोर्स है, एयर एक रिसोर्स है, सनलाइट एक रिसोर्स है। तो दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज। जो भी चीज मेरे यूज में आ रही है, मैंने आपको पढ़ाया था, जिन भी चीजों के पास एक यूटिलिटी है, ओके, वो रिसोर्सेज कहलाती है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वन इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब देखो, इसके लिए मेरे को कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है दैट व्हाट डू वी मीन बाय इनएग्जॉस्टिबल एंड इसे कैसे याद रखे रिन्यूएबल से, है ना। तो इसलिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस वर्ड्स का मीनिंग समझ जाओ। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाना, बिल्कुल लुप्त हो जाना। इनका मतलब नहीं, जो लुप्त नहीं होगा। तो ऐसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो लुप्त नहीं होंगे, जो रिन्यू किए जा सकते हैं, एज सेड हियर रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो सकते हैं, उन्हें हम कह देते हैं इनएग्जॉस्टिबल या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर अनलिमिटेड क्वांटिटी, वो रिन्यू हो सकते हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए वो अनलिमिटेड है क्वांटिटी में। लाइक नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? एग्जांपल्स आर सनलाइट। सनलाइट इज नॉन एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होने वाली, आती रहेगी। एयर, एयर कभी खत्म नहीं होने वाली। वाटर, वाटर अभी हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, बट अगर हम उसे ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे तो वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंडर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब इसके लिए भी मेरे को कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है। एग्जॉस्टिबल, अभी अभी बताया था, एग्जॉस्टिबल का मतलब लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो ऐसे रिसोर्सेज जो समय के साथ आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ खत्म हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल, इनको हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? रिन्यू मतलब वापस आ जाना, नॉन नहीं आना। तो वो वापस नहीं आ पाते या फिर उनको वापस आने में करोड़ों साल लग जाते हैं। वो लिमिटेड है क्वांटिटी में, इसलिए तो वो खत्म हो जाते हैं। लाइक फॉरेस्ट, लाइक वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा ये एक फॉरेस्ट है, ये एक फॉरेस्ट लैंड है, एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, मेरे को इन ट्रीज को काटना है टू ऑब्टेन वुड फॉर फ्रॉम देम। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कल मिला के मान लो 100 ट्रीज हैं, तो मैं एक दिन आती हूँ, मैं 20 ट्रीज काट के चली जाती हूँ। दूसरे दिन आती हूँ, मैं 40 ट्रीज काट के चली जाती हूँ। अगले दिन आती हूँ, मैं फिर 20 ट्रीज काट के चली जाती हूँ। अगले दिन मैं फिर आती हूँ और फिर काट के चली जाती हूँ। अगर मैं इसे धीरे 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 करके काटती गई तो क्या होगा? एक दिन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, राइट। सेम अगर मैं धीरे धीरे करके वाइल्ड लाइफ को मारती गई तो क्या होगा? ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, मिनरल्स, मिनरल्स खत्म हो जाएंगे हमारे, गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल। fossil fuels, now this is a new term for us, that what do we mean by fossil fuels? So let us understand them, that what do we mean by fossil fuels? So ऐसे fuels जो हमें fossils से obtain होते हैं। Now what do we mean by fossils? फॉसिल्स का मतलब होता है जो भी चीज है, लाइक जो चीज हमें डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हो जाती है तो करोड़ों सालों बाद उनकी जो रिमेन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्यूल्स। ठीक है, तो अब इन डेड रिमेन्स को हम कह देते हैं फॉसिल्स, एंड इन फॉसिल्स से जो फ्यूल्स मिलते हैं कह देते हैं फॉसिल फ्यूल्स। लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्हीं तीनों फॉसिल फ्यूल्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कोल। वी ऑल नो दैट कोल इज ब्लैक इन कलर, देखा है सबने, कभी ना कभी देखा है सबने। अब इसके यूजेस देख लेते हैं हम। ये थर्मल एनर्जी बनाने के लिए काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, थर्मल पावर स्टेशंस, जिसमें कोल का यूज होता है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इट इज यूज्ड टू कुक फूड। सेकंड थिंग, how why it is used to cook food? Actually it is used to cook food in the rural areas. हमारे जो urban areas हैं उसमें तो LPG एंड ऑल है हमारे पास, बट जो रूरल एरियाज है उधर LPG वगैरह नहीं पहुंच पाते, इसलिए उधर लोग वुड या फिर कोल से खाना बनाते हैं। Then coming to railway engines,
तो आपने पहले या फिर पिक्चर्स में देखा होगा जो रेलवे इंजन होते थे पुराने समय में, जो ट्रेन होती थी, उनपे बहुत सारा कोल लदा हुआ होता था, बहुत सारा कोल रखा हुआ होता था। क्यों? क्योंकि इंजन को चलाने में पहले कोल ही काम आता था। देन स्टोरी टाइम। आज हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनने वाले हैं, सो लिसन टू द स्टोरी वेरी केयरफुली। करोड़ों सालों पहले, लिसन इट केयरफुली, करोड़ों सालों पहले की बात है। इस धरती पर घने जंगल थे। अगेन लिसन, करोड़ों सालों पहले की बात है, इस धरती पर घने जंगल थे, लेकिन कुछ क्या कहते हैं, बाढ़ जैसी आपदाएं भी थी। आपदा मीन्स डिजास्टर्स। तो क्या होता था, जो भी हमारे सुंदर सुंदर घने घने पेड़ थे वो गिर जाते थे, टूट जाते थे। और क्या होता था, जो हमारे ये पेड़ गिर जाते थे उन पे सॉइल इरोजन हम सबने सुना है, सॉइल इरोजन का नाम हम सबने सुना है। तो सॉइल इरोजन होते होते क्या होता था, इधर सॉइल डेपोजिशन होता जाता था। तो क्या होता था, बेचारे पेड़ नीचे धंसते जाते थे, धंसते जाते थे, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर 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 आकर तो बेचारे एकदम कोल बन गए। कैसी लगी स्टोरी? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग थी। करोड़ों सालों पहले, आई मीन 300 मिलियन ईयर्स अगो, जो घने जंगल थे वो अब घने जंगल तो थे ही, बट साथ में फ्लडिंग या फिर ड्रॉट जैसी कुछ डिजास्टर्स भी थे। तब क्या हुआ, फ्लड आए, उनने ट्री को गिरा दिया। तो अब लाइक दिस इज लैंड, ट्री गिर गया। तब क्या हुआ, सॉइल इरोजन होता गया, और इधर पेड़ के ऊपर सॉइल डेपोजिशन होता गया। सॉइल की एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, आती गई आती गई आती गई, और ये जो पेड़ है वो नीचे चलता, मतलब वो नीचे जाता गया। अब हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज नीचे जाती जाती है, जितना हम अर्थ के नीचे जाएंगे उतना हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हमें मिलेगा। हमने पढ़ा है कि अर्थ के बीचों बीच में ही बहुत गर्मी है, तो जितना हम नीचे जाएंगे उतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मिलेगा। तो इसलिए इसलिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से हमें मिल जाता है एक फॉसिल फ्यूल दैट इज नोन एज कोल। अब इस करोड़ों सालों लंबी स्टोरी को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। क्योंकि कोल किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। वन मोर थिंग, जो कोल होता है ना, मैंने बोला डेड रिमेन से बनता है, किसके? प्लांट से या एनिमल से? तो मेनली जो कोल होता है वो बनता है प्लांट्स के, लाइक डेड प्लांट से, रिमेन से। ओके, सो ये याद रखना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर कोल बनता है प्लांट से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बुक में नहीं है बट मे भी एग्जाम में आ जाए, स्टेजेस ऑफ कोल। अब क्या भाई, वुड है, वुड हमारा नीचे जाता गया जाता गया जाता गया, तो करोड़ों सालों बाद वो अपने आप सबसे पहले वुड के बाद सीधे कोल ही बनता है क्या? नहीं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, इस स्टेज के बाद कोल मिलता है हमको। तो वुड के बाद क्या बनता है? पीट मिलता है हमको, पीट के बाद लिग्नाइट मिलता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस मिलता है, बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट मिलता है, एंड द लास्ट वी गेट द कोल। देन जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे कार्बन कंटेंट जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि पीट में वुड से थोड़ा सा ज्यादा कार्बन होगा, फिर लिग्नाइट में और ज्यादा होगा, बिटुमिनस में और ज्यादा होगा होगा बट कोल से पहले सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है हमारे एंथ्रासाइट में। इजी, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा। नाउ हाउ कोल बर्न्स, जैसे हमारी कैंडल की जो वैक्स होती है वो बर्न होती है, बट ये कैसे बर्न होता है? सो हमारा कोल भी वैसे ही बर्न होता है। इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो यार, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो हम सबको पता है। इट रिलीजेस स्मोक, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन करता है, एंड इट ग्लोज। तो भाई ये ग्लो क्यों करता है? क्या ये फ्लेम नहीं निकालता? नो, जैसे कैंडल फ्लेम देती है वैसे ये जो है वो फ्लेम नहीं देता, ये ग्लो करता है, इसमें एक ऑरेंजिश ग्लो आता है। अब देखते हैं हम कि हमने एयर की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमने कोल को जला दिया और पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, स्मोक निकलता है और ग्लो होता है। बट व्हाट हैपेंस जब हम जलाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? इंटरेस्टिंग राइट? तो इस प्रोसेस को, जैसा हम उस करोड़ों साल वाले प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं, वैसे ही इस प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल।
बहुत लंबा सा सेंटेंस लाइक वर्ड है, बट या याद कर लेना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि होता क्या करने से इसको मिलता क्या। ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, हम ग्रीडी हैं, हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक हमें फायदा नहीं दिखता। तो हम कोल को बर्न करके करते हैं, तो एब्सेंस में बर्न करते हैं, तो मिलता क्या है, व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू वी ऑब्टेन। तो हमें मिलते हैं तीन चीजें। व्हाट डू वी गेट, वी गेट थ्री थिंग्स, दैट इज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। अब इन तीनों के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज कोक। तो कोक के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कुछ पॉइंट्स बता दो कोक के बारे में, तो आप बस ये पॉइंट्स लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें 98% कार्बन रहता है, सो इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देन इट इज टफ, बहुत ज्यादा टफ हार्ड होता है ये। पोरस, ना व्हाट डू वी मीन बाय पोरस। पोरस मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा कोक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होंगे। ओके, नाउ इट इज ब्लैक इन कलर, ऑब्वियसली कार्बन से बना है तो ब्लैक ही होगा। देन it is used for manufacturing steel and extracting in extraction of metals। तो स्टील हमें पता है एक एलॉय है, सॉरी एक या एलॉय है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आयरन वगैरह से बनाना पड़ता है हमें इसे। तो जब हम ब्लास्ट फर्नेसेस में से डालते हैं, तो अब उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें कोल हेल्प करता है। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को जब हम ओर से निकालते हैं तब भी हमें हेल्प करता है। सो ये दो इसके यूजेस हैं, और ये उसके एक्चुअली आप कह लो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं कोल टार क्या होता है। अगेन कोल टार किससे बना होता है, उसका कॉम्पोजिशन, ये होता है हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इतने सारे यूजेस है इसके। नाउ अगेन इट इज ब्लैक, ये बहुत ज्यादा थिक होता है, it has a very unpleasant smell, and it is a mixture of about 200 substances, OMG, it is a mixture of about 200 substances, मतलब अनबिलीवेबल। अब इसके देखते हैं हम यूजेस, किस किस चीजों में ये यूज होता है। इट इज यूज टू मेक सिंथेटिक डाइज, इट इज यूज टू मेक एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, नैप्थलीन बॉल्स, ओ नो वेट, इट्स बॉल्स, एंड मेनी अदर थिंग्स। फोटोग्राफिक मटेरियल भी बनता है, ड्रग्स भी बनती हैं, बट जो चीज एग्जाम में आएंगी वही मैंने कल लिखी है। देन इट थोड़ा सा कोल टार के बारे में और समझ लेते हैं, दैट इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। रोड कच्ची होती है, उनके ऊपर क्या डाला जाता है, आपने भी कभी देखा होगा, तो आपके घर पे लोग आते हैं, मतलब सॉरी रोड पे आते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो एक लिक्विड डालते हैं, बड़ा थिक सा लिक्विड होता है, और जब वो डालते हैं ना बड़ी अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है हमें। मतलब पहले के समय में, आप अपने मम्मी से पूछ लेना, दादा दादी से पूछ लेना, तो पहले के समय में वो सब करते थे, रोड को मेटल करने के लिए, मेटलिंग करने के लिए रोड की, वो कोल टार का इस्तेमाल किया करते थे। बट नाउ डेज एक्चुअली ना, इट वॉज वेरी स्टिकी ऑल्सो, ये बहुत ज्यादा स्टिकी भी था, तो इसलिए ना इसका यूज बंद कर दिया गया। एंड इसलिए आजकल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बिट्यूमिन, उसका यूज चालू कर दिया गया फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स। Now coming to coal gas. So जो coal gas is obtained from the processing of coal tar to get coke. तो जब हम कोल को एयर के एब्सेंस में बर्न करते हैं, तो कोक जब हमें मिलती है, तो उसी टाइम पे गैस इवॉल्व होती है, जिसका हमने नाम दे दिया कोल गैस। इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, मे बी वर्क आ जाए उसका कि इसका काम क्या होता है, तो इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क इन 1820। ये सारा लर्निंग का मटेरियल है। Nowadays we use it as a source of heat, हमें हीट देता है, इंस्टेड ऑफ हम स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए इतना इसे यूज नहीं करते। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात तो जल्द ही मिलेगा, आपको कोई भी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन सी यू, थैंक यू, बाय बाय।